प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक की हम कक्षाओं में ये जान चुके हैं कि मानचित्र प्रक्षेप से क्या तात्पर्य है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और उनका जाल, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता, इन सबको हम पूर्व लेक्चर्स में समझ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी बड़े भाग को मानचित्र में बनाने के लिए विभिन्न प्रकाश एवं किस ज्यामिति विधियों का प्रयोग किया जाता है एवं समतल कागज पर एक ग्लोब का जाल या भूग्रिड जिसे बनाया जाता है, वह प्रक्रिया मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। इसी संदर्भ में आज मानचित्र प्रक्षेपों को विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। इन मानचित्र प्रक्षेपों को मूल रूप से 3 आधारों के अनुसार विभाजित किया जाता है। यहाँ पर यदि प्रकाश के प्रयोग के अनुसार विभाजन किया जाए तो 2 प्रकार के प्रक्षेप हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें कहा जाता है संदर्श मानचित्र प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शंस एवं नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन अर्थात असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप। जैसा कि मैंने भी आपको पूर्व की कक्षाओं में भी कहा था कि प्रकाश की सहायता से बनाए गए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। इस विधि में यह माना जाता है कि ग्लोब के एक निश्चित केंद्र पर प्रकाश का स्रोत रखा जाए एवं अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल समतल कागज पर किस प्रकार बनेगा, वह जाल एक प्रकार का मानचित्र का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रकाश की स्थिति के अनुसार समतल कागज को पृथ्वी तल के विभिन्न भागों पर स्पर्श करने और स्पर्श केंद्र से विभिन्न अक्षांश देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित जाल के अनुसार और भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इन प्रक्षेपों को ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शंस या ज्यामिति प्रक्षेप भी कहते हैं। जो समतल सतह पर छाया स्थानांतरित की जाती है, उस पर पेंसिल और फोटोग्राफ के द्वारा इन अक्षांश और देशांतर वृत्तों का जाल बना लिया जाता है। सामान्यतः प्रकाश की सहायता से बनने वाले प्रक्षेपों या मानचित्र के लिए ही प्रक्षेप का शब्द प्रयोग लिया जाता है। संदर्श मानचित्र प्रक्षेप अर्थात ज्यामितीय प्रक्षेप। असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप, नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शंस, जिनमें प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता वरन ये गणितीय विधियों के सहायता से आवश्यक संशोधन करके बनाए जाते हैं और इन प्रक्षेपों में संशोधन इनकी रचना की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जैसे शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध आकृति एवं शुद्ध दिशा को ध्यान में रखते हुए इन्हें संदर्श प्रक्षेपों से अपेक्षाकृत अधिक अच्छे एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूंगी, यथाकृतिक प्रक्षेप वे प्रक्षेप जहां पर आकृति की शुद्धता रहेगी, सम क्षेत्र प्रक्षेप जहां पर क्षेत्रफल की शुद्धता रहेगी, एवं कुछ प्रक्षेप जिन्हें शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहा जाता है। ये सब गुण के आधार पर विभाजित होने वाले प्रक्षेप हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया कि हर प्रक्षेप की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और विश्व के धरातल के कुछ क्षेत्र को ही वो शुद्धता से दर्शा सकते हैं और ये शुद्धता दिशा, आकृति एवं क्षेत्रफल की हो सकती है। आगे चल करके हम इन सभी प्रक्षेपों के बारे में जानेंगे। रचना विधि के आधार पर
तीन प्रकार के प्रक्षेप दिखाए गए हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। शंकुआकार प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल बेलनाकार प्रक्षेप एवं जेनिथल प्रोजेक्शन खमध्य प्रक्षेप जिसे कहा जाता है। यह प्रक्षेप की रचना के आधार पर बनाए गए प्रक्षेप हैं, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रक्षेप को बनाने के लिए ग्लोब के चारों तरफ उस सतह को लगाना और बिना सिकोड़े, खंडित किए, तोड़े मोड़े उसे चपटा किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बेलन, शंकु या किसी सतह पर स्पर्श करके अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को स्थानांतरित या प्रक्षेपित किया जाता है। इन रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों में जो प्रक्षेप हमें दिखाई देते हैं वो मुख्यतः हम देख सकते हैं इस स्लाइड पर। सर्वप्रथम हम देख पा रहे हैं शंकुआकार प्रक्षेप, जिसमें जैसा कि हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ग्लोब के चारों ओर शंकु को लपेटकर इस पर पड़ने वाले रेखा जाल की छाया को प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रक्षेप पे यह रचना की जाती है और कल्पना की जाती है कि शंकु के आकार में मुड़ा हुआ एक कागज ग्लोब पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका शीर्ष बिंदु ध्रुव इसके ऊपर की ओर हो और शंकु किसी एक अक्षांश पर ग्लोब को स्पर्श करता हुआ खींचा जाए, जिसे पुनः समतल करने पर स्टैंडर्ड पैरेलल या प्रामाणिक अक्षांश के रूप में कहा जा सकता है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ग्लोब पर रखा गया शंकु और स्टैंडर्ड पैरेलल प्रामाणिक अक्षांश पर ही मापनी शुद्ध रहती है। इस प्रक्षेप पे हम ये भी देख पा रहे हैं अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार या चापाकार जिसे कहा जा सकता है एवं देशांतर रेखाएं केंद्र से निकलने वाली सीधी रेखाएं हैं। ये सीधी रेखाएं जो कि प्रत्येक अक्षांश को समकोण पर काटती हैं। इस शंकुआकार प्रक्षेप में यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव एवं शंकु का शीर्ष, पृथ्वी का केंद्र, पुनः वापस स्पष्ट करूंगी, पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव एवं शंकु का शीर्ष एक तीनों सरल रेखा में दिखाए गए हैं और ये प्रक्षेप पर समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी एक गोलार्ध को ही अधिक शुद्धता से दिखाया जा सकता है। सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र को बनाने के लिए यह प्रक्षेप अधिक उपयोगी रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार या चापाकार होती हैं, जो कि संकेंद्रीय होती हैं। एक ही केंद्र से लेकर के खींची गई संकेंद्रीय रेखाएं, जहां पर देशांतर रेखाएं इन्हें काटती हैं। ध्रुव चाप के रूप में रहता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ध्रुव यहाँ पर चाप के रूप में रहता है। देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं और पुनः ये स्पष्ट कर दें कि दोनों गोलार्धों में केवल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को ही प्रदर्शित करना अधिक उपयुक्त रहता है, क्योंकि शंकु ग्लोब के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को ही छूता है और यहाँ पर ही मापनी स्पष्ट रहती है, अर्थात प्रामाणिक स्टैंडर्ड पैरेलल पर ही मापनी सर्वोत्तम शुद्ध रहती है। ध्रुवीय एवं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मापनी सही नहीं रह पाती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ध्रुवों पर यह वृत्त के रूप में है, जबकि ध्रुव एक बिंदु है और भूमध्य रेखा पर यह विस्तार बहुत अधिक दिखाई देता है। सेकंड प्रक्षेप जो कि मैंने आपको स्पष्ट किया था, जो हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि खोखले बेलन
की बाहरी सतह को भूग्रिड के बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसे कहा जाता है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रक्षेप। यह माना जाता है कि इस खोखले बेलन को चारों तरफ लपेटा जाए और उसके पश्चात प्रकाश की अवस्थिति ग्लोब के केंद्र में मान ली जाए और जो स्पर्श करती हुई रेखा है उसके सहारे प्राप्त अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। सामान्यतः बेलन भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है, जैसा कि हम इस डायग्राम और इस मानचित्र में देख पा रहे हैं कि इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है और कागज का बेलन किसी भी वृहत वृत्त को भी स्पर्श कर सकता है। सामान्यतः हम देख पा रहे हैं कि इस बेलनाकार प्रक्षेप में समस्त अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की खींची जाती है। अतः भूमध्य रेखा को छोड़ करके सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी अशुद्ध होती है, क्योंकि समस्त अक्षांश रेखाओं की लंबाई वास्तविकता में भूमध्य रेखा से छोटी होती जाती है, क्रमशः गोलाई में छोटी होती जाती है। इस प्रक्षेप में बेलन को खोलने पर प्राप्त समतल सतह पर संपूर्ण ग्लोब का जाल बनने के कारण पूरे विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है, परंतु यह क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र को स्पर्श करता है, अतः भूमध्य रेखीय प्रदेशों के मानचित्र को बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इस मानचित्र में अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए गणितीय विधियों की सहायता ली जाती है और देशांतर रेखाओं की लंबाई लगभग भूमध्य रेखा की तुलना में आधी होती है। यहाँ पर यह भी हम देख पा रहे हैं कि ध्रुवों पर भी कुल लंबाई भूमध्य रेखा के समान प्रदर्शित की गई है या बनती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मापनी का शुद्ध रहना संभव नहीं है। बेलनाकार प्रक्षेप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विश्व का शुद्ध दिशा एवं आकृति दर्शाने वाला मर्केटर मानचित्र बहुत ही अधिक उपयोगी है। तीसरा प्रक्षेप जेनिथल प्रोजेक्शन अर्थात खमध्य प्रक्षेप या शिरोबिंदु प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब एक समतल सतह ग्लोब के किसी बिंदु पर स्पर्श करता है और इस रेखा जाल को जब प्रक्षेपित किया जाता है, तब खमध्य प्रक्षेप किसी समतल सतह पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्षेप में यह माना जाता है कि ग्लोब या पृथ्वी के एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित किया जाता है। अतः प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार भी खमध्य प्रक्षेप को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्लोब के ऊपरी सतह पर स्पर्श करने के कारण अक्षांश एवं देशांतर अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त के समान है। जिस प्रकार से ये हम देख पा रहे हैं, संकेंद्रीय वृत्त जिसका कि केंद्र नॉर्थ पोल या साउथ पोल जहां पर प्रक्षेपण तल स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जहां पर प्रक्षेप का तल स्पर्श करता है उसे प्रक्षेप केंद्र कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से और स्पष्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यह प्रक्षेपण तल ध्रुव पर स्पर्श कर सकता है, तब ध्रुवीय प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्षेपण तल के स्पर्श करने की स्थिति के अनुसार इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे कि ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, जिसमें समतल सतह ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करती है। इसी प्रकार से हम दूसरा देख रहे हैं विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप,
जहां पर समतल सतह या प्रक्षेपण तल विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हुए दर्शाया गया है। तीसरा प्रक्षेप हमें दिखाई दे रहा है जिसे कि तिर्यक खमध्य प्रक्षेप या ऑब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन के रूप में कहा जाता है, जो कि भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों के बीच में स्पर्श करते हुए खींचा जाता है। इस प्रकार पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन एवं ऑब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन, तीन प्रोजेक्शन जो प्राप्त हो रहे हैं, ये प्रक्षेप के केंद्र या प्रक्षेपण तल के आधार पर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश की स्थिति के अनुसार भी प्रक्षेपों का विभाजन किया जाता है, जो कि इस डायग्राम में हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि प्रकाश की स्थिति के आधार पर प्रक्षेपों को पुनः विभाजित किया जाता है, जो कि मैं आपको इसको स्पष्ट करके हम देख सकते हैं। नोमोनिक प्रोजेक्शन जिसे कहा गया है, केंद्रक या नोमोनिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं, त्रिविम प्रक्षेप एवं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या जिसे कहा जाता है लंब कोणीय प्रक्षेप। आगे चल करके आगे डायग्राम में मैं आपको स्पष्ट करूंगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन एवं इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शंस जो हमारे सिलेबस में है उसको दर्शाया गया है। पुनः हम चलते हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर खमध्य प्रक्षेपों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। इस वर्गीकरण को कहा जा सकता है नेत्र स्थान या आई पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के आधार पर, जिसे कि प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। इससे पूर्व में जो हमने वर्गीकरण किया था, प्रक्षेपण तल या प्रक्षेप केंद्र के आधार पर वर्गीकरण था, और अभी हम करेंगे नेत्र स्थान के आधार पर वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ आई पॉइंट, अर्थात प्रकाश का स्रोत क्या है, यह वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि सबसे फर्स्ट है नोमोनिक प्रोजेक्शन, जिसे कहा जाता है केंद्रक या नोमोनिक खमध्य प्रक्षेप। प्रकाश की स्थिति ग्लोब के केंद्र में मानी गई है और केंद्र से आने वाला प्रकाश जब प्रक्षेपण तल पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेपित करता है। द्वितीय हम देख रहे हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसे कहा गया है त्रिविम प्रक्षेप, जिसमें जहां पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है उसके सम्मुख वाले व्यास पर प्रकाश के स्रोत को दिखाया गया है। जिस बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को छूता है उसके एंटीपोडल यानी व्यास्थ सम्मुख बिंदु पर प्रकाश का स्रोत होता है, जहां से प्रकाश की किरणें, जैसा कि हम पिक्चर हॉल और थिएटर में देखते हैं कि प्रोजेक्टर से रेज डाली जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर यह रेज व्यास्थ सम्मुख बिंदु से दिया गया है, जिसे कहा गया है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या त्रिविम प्रक्षेप। तीसरा प्रक्षेप जिसे कहा गया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंब कोणीय प्रक्षेप। इसमें प्रक्षेप केंद्र तथा ग्लोब के केंद्र को मिलाए गए प्रक्षेपण तल पर अनंत दूरी से प्रकाश का स्रोत माना गया है। इस प्रकार प्रकाश की स्थिति के अनुसार तीन प्रकार के खमध्य प्रक्षेप हमें दिखाई दे रहे हैं। पुनः वापस स्पष्ट करना चाहूंगी, प्रक्षेपण तल के आधार पर ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, विषुवत रेखीय खमध्य प्रक्षेप एवं तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। इसी प्रकार प्रकाश के स्रोत के आधार पर केंद्रक, जिसमें नेत्र स्थान या प्रकाश की स्थिति ग्लोब के केंद्र में, त्रिविम प्रक्षेप जिसमें प्रक्षेपण तल के व्यास्थ सम्मुख बिंदु पर प्रकाश का स्रोत, एवं लंब कोणीय प्रक्षेप जिसमें प्रक्षेपण तल के अनंत दूरी से प्रकाश का स्रोत एवं ऐसी स्थिति में सरल एवं समांतर रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है। आगे चल करके हम इन सभी विभिन्न प्रक्षेपों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।